जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें हमने डिटेलिंग्स भी देखी, साथ ही साथ उसके एमसीक्यू पे भी हमने नजर डाला और अपनी बौद्धिक चैतन्यता को, अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाया। साथियों, आप लोगों के पास मैप होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप मैप रख के पढ़ाई करते हैं या मैप बना के पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में मंथन होगा, आप लोगों के दिमाग में विजुअलाइज होगा और आप लोगों की बुद्धि भारतीय भूगोल के प्रति विकसित होगी। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि आज का हमारा सत्र स्पेसिफिकली नदी अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। तो आइए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को मैप, यहाँ सॉरी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नदी अपवाह तंत्र हम समझ पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बातों को हमें समझना अनिवार्य है। मेरे साथियों, यहाँ आपको दो शब्द दिखाई दे रहा है, हिमालयी नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम नदी अपवाह तंत्र को इसी प्रकार से पारंपरिक रूप से दो भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं, जिसमें आपको हिमालयी नदियों के बारे में देखने को मिल रहा है, जिसमें हम किन किन नदियों को कवर करेंगे। तो आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पहला मिलेगा क्या, आपका सिंधु नदी, लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद आपका सिंधु नदी की सारी सहायक नदी, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद मोटा मोटी समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा, बातों पे ध्यान देना है आप लोगों को और पेन, कॉपी और मैप लेके बैठना है। मैं बार बार आप लोगों से ये आशा करता हूँ। क्लियर है? बाकी कंटेंट में मैंने सारी चीजें डाली हुई है। उसके पश्चात हम देखेंगे किसको, तो हमारी गंगा नदी को। उसके बाद देखेंगे, मतलब पहले हम, सॉरी गंगा को नहीं, पहले हम ब्रह्मपुत्र को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये मुख्यतः हिमालयी नदियों से संबंधित है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियों के बारे में जो है सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के साथ बिल्कुल निरंतर सजग मेहनत कर रही है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई को बेहतर से और बेहतर बनाना है, क्योंकि पढ़ाई रुकेगी नहीं। आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि है हमारा हिमालयी नदियां। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिमालयी नदियों के अंतर्गत हम तीन प्रमुख नदियों को लेंगे, जैसे कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। साथियों, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, गौर से समझिएगा और सुनिएगा भी, कि हिमालयी नदियां जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो वर्षवाहिनी है। आप इसको नोट कर सकते हैं। वर्षवाहिनी से तात्पर्य है कि मैं जो है आप लोगों को मानसून के बारे में अवगत कराऊंगा, और पिछले वीडियो में भी कराया भी है मैंने। तो साथियों, इसमें यह है कहानी कि हिमालयी नदियों को मानसून के द्वारा भी आपका जल की आपूर्ति होती है, साथ ही साथ ग्लेशियर या हिम नदों द्वारा जो भी है, इसे जो है आपको जल की आपूर्ति होती है। तो हम देखें कि साल भर इनमें निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। उसके पश्चात कि कुछ हिमालयी नदियां वो नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां, जिनके बारे में आगे में अध्ययन करेंगे। और आज हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गौर से बने रहिएगा। जैसे कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हम स्पेसिफिकली उसे जाकर देखेंगे भी। क्लियर है? एक एक चीज मैंने रख दी है ताकि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें अच्छी तरह से प्राप्त भी हो सके। अगला है हिमालयी नदियों में से सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और आपका सतलज इसकी सहायक नदी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमुख नदी जो है मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत के पास से ये निकल रही है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 2880 किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा प्रवाह क्षेत्र है। क्लियर है? अब इस प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तो नहीं बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ शेरमुख का नाम देगा कि शेरमुख से संबंधित यह है इसका उद्गम स्थल। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों में श्योक नदियों से प्रश्न पूछेगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। नुब्रा नदी के बारे में पूछेगा। गिलगिट गार्ज, यहाँ देखोगे आप कि गिलगिट के पास ये गार्ज का निर्माण करती है। और मैं पूर्ववर्ती नदी से तात्पर्य आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती नदी वे नदियां हैं
गौर से समझिएगा कि पूर्ववर्ती नदी वो नदियां हैं जो कि हमारे छात्र जीवन को प्रभावित करती है। अब बोले सर ये आपने क्या कह दिया? तो गौर से समझना मेरे साथियों कि इन नदियों के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो आप ये जानेंगे कि ये वह नदी हैं जो किसी नए भूखंड के निर्माण से पहले, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नए भूखंड के निर्माण से पहले से उस स्थान में बह रही हैं। गौर से समझिएगा कि नए भूखंड के निर्माण के पहले से उस स्थान में बह रही है और वर्तमान में भी आज उसी स्थान से बह रही है। मतलब इनके सामने बहुत सारी समस्याएं, इनके सामने बहुत सारी दुविधाएं आती रहीं, लेकिन ये उन समस्याओं और उन दुविधाओं को क्या करते रहीं? काटते रहीं। आइए और बेहतर तरीके से इसे समझें कि पूर्ववर्ती वे नदियां हैं जो कि किसी नए भूखंड के निर्माण से पहले से बह रही है। अब जब पहले से बह रही होगी तो इस प्रकार से नया भूखंड बना और इस क्षेत्र में मान के चलो नदी अपवाह हो रही है, नदी का जो है अपवाह कंटिन्यूअसली चल रहा है और इधर से भी नया भूखंड का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर इधर से क्यों नहीं होने दे रहे हो? क्योंकि साथियों याद रखिएगा कि ये नदी का अपवाह क्षेत्र है और ये अपवाह क्षेत्र का अपर्दन दर देखोगे, इनका एरोजन रेट देखोगे, ये जो है आपका उस क्षेत्र की मिट्टियों को क्या कर रही है? काटते जा रही है, अपर्दित करते जा रही है। इसका अपर्दन दर जो है वो ज्यादा है, इरोजन रेट ज्यादा है और ये क्षेत्र में आजू बाजू से देखोगे कि बड़ी बड़ी जो है चट्टानें ऊपर बढ़ते गई और मैंने बताया था कि यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट इस प्रकार से टकराता है और जब टकराता है तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय का निर्माण करता है। तो ये देखने को मिलता है कि नए भूखंड का निर्माण हो रहा है हिमालय वाले क्षेत्र में और हम पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियां, तो यहाँ देखने को मिलेगा कि इनका अपर्दन दर ज्यादा है। लेकिन ये देखोगे कि नए भूखंड का निर्माण का जो प्रक्रिया है या निर्माण का दर जो है वो क्या है? कम है। तो ये देखने को मिलता है कि ये प्रमुख नदियां, जिनमें से कौन कौन सी नदियां? तो सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये चार पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में और इनका अपर्दन दर ज्यादा होने की वजह से और नए भूखंड के निर्माण का दर जो है कम होने की वजह से ये आसपास एक महाखड्ड का निर्माण करते हैं और यही महाखड्ड जो है क्या कहलाता है? गार्ज कहलाता है। और साथियों मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि ये गिलगिट के पास सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करता है और इसे सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो आइए अपना सफर हम आगे करते हैं। जैसे पूर्ववर्ती नदियां मैंने बताया कौन कौन सी है, तो सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और हमारी आदरणीय सम्माननीय गंगा नदी भी जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। क्लियर है साथियों? आगे की ओर बढ़ें। जब हम अपना आगे का रुख जो है बढ़ाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत श्रेणी के सिंगी खवान या शेरमुख, ये जो है दब गया है पीपीटी की वजह से, याद रखिएगा, सिंगी खवान या शेरमुख, सिंगी खवान या शेरमुख से जो है इसका उद्गम होता है। क्लियर है मेरे साथियों? यहाँ दिख रहा है आपको मानसरोवर झील, यहाँ ही आपको मिलेगा क्या? यहाँ ही मिलेगा आपको सिंगी खबान। सिंगी खबान या शेरमुख इसे इंडिया में कहा जाता है, यहाँ से ये नदी निकलती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका प्रवाह क्षेत्र कितने देश से होकर गुजरता है, तो पहले आप देख सकते हैं कि तिब्बत या चाइना के पास से ये निकलेगा और भारत में प्रवेश करेगा और भारत में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में इसका जो है आपका क्या देखने को मिलेगा? प्रवाह क्षेत्र। क्लियर है? इसका प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार से 3 देशों में होता है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़े मेरे साथियों। अगला है हमारा कि हिमालयी नदियों में से ये गार्ज का निर्माण करती है और जो महाखड्ड और गार्ज की बात बताया था मैंने पूर्ववर्ती नदियों का, जिसमें सिंधु है, गिलगिट लद्दाख के पास शिवकिला गार्ज बनता है, हिमाचल प्रदेश के पास सतलज नदी के द्वारा और दिहांग गार्ज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हम ब्रह्मपुत्र नदी में इसको देखेंगे। क्लियर है साथियों? ये गार्ज से प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं झेलम नदी और इसके उद्गम की बात करें तो वेरीनाग के पास कश्मीर से इसका उद्गम होता है दक्षिणी पूर्वी भाग में, जिसे शेषनाग झील कहा जाता है। उधर से जो है इसका क्या होता है? आपका उद्गम होता है। कौन सी नदी? तो झेलम नदी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। अब मैंने झेलम के बारे में ही पहले क्यों बताया? क्योंकि भारत से इसका उद्गम होता है।
श्रीनगर के निकट वुलर झील में प्रवाहित होने के बाद, याद रखिएगा वुलर झील कहाँ है, तो आपका श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर। संकरे गार्ज से होकर पाकिस्तान में पहुंच जाती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि चिनाब नदी की सहायक नदी है। इससे ये पता चलता है कि झेलम नदी जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार प्राथमिक रूप से चिनाब नदी की सहायक ये नदियां हैं। क्लियर है? एक एक चीज को नोट करते जाइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसको आसान बना दिया हूं कंटेंट को डाल के, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं, चिनाब नदी की बात करते हैं। चिनाब नदी को क्या कहा जाता है, तो अस्कनी और झेलम इसका क्या है, प्राचीन नाम है मेरे साथियों, इसे भूलना नहीं। अस्कनी या इसकमती ही जो है इसे क्या कहेंगे, आपका इसका प्राचीन नाम। अब झेलम नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये चंद्रा और आपका भागा नदी, जो कि आपका कहाँ है, दो सरिताओं से मिलकर बनता है केलांग के पास तंडी के निकट। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में आपका हिमवरित चोटियों से निकलती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहाँ गया आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी ये रहा, तो ये कहाँ से निकलेगा, हिमाचल प्रदेश के पास से। ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी बोलेगा सिंधु नदी की, तो चिनाब नदी। फिर उसके बाद आते हैं हम रावी नदी। कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रे से निकलेगा। यहाँ दिख रहा है रोहतांग दर्रा, तो रावी कहाँ से निकलेगा, आर से रावी, और आपका आर से आपका रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी जाती है, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, तो वो कौन सी है, आपका रावी नदी। ठीक है। यह चिनाब की सहायक नदी है। ये भी रावी, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच से जाती है। तो यहाँ आपको दिखेगा कौन सा, आपका धौलाधार श्रेणी, और यहाँ नीचे में पीर पंजाल श्रेणी। तो इसके बीच से जो है आपको गुजरते हुए दिखेगा कौन सा, रावी नदी। आगे की ओर बढ़ते हैं, व्यास नदी। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारी चीजें याद होते जाएगी। व्यास नदी की बात करें, जिसे क्या कहा जाता है, आपका पुरुषनी नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, याद रखिएगा। रावी नदी को कहा जाता है पुरुषनी। रावी नदी का नाम क्या है, पुरुषनी। लेकिन व्यास नदी का नाम क्या है, तो बिपाशा। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गया, मैं सुधार दिए इसको। ठीक है। व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड देख सकते हो आप, ये देख रहेगा आपका। व्यास नदी कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, अरे यही तो होगा व्यास। ये रोहतांग दर्रे के पास से, यहाँ से जो है व्यास नदी निकलेगी इस प्रकार से, और जाके किस में मिल जाएगी, तो सतलज नदी में मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, ये व्यास कुंड से निकलती है, और हरिके नाम के पास से ये सतलज नदी से मिल जाती है। एक चीज याद रखिएगा, जहाँ ये सतलज नदी और व्यास नदी का मिलन दिख रहा है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हरिके। और ये कहाँ है, आपका पंजाब में स्थित है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है राजस्थान के लिए, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है जिसे। सतलज नदी की बात करें तो लंगचेन खम्बाब इसे कहा जाता है, आपका कहाँ, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में। सतलज मानसरोवर के नजदीक है ना, राकसताल से निकलती है। याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल कई बार पूछ चुका है, राकसताल से। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, सिपकिला दर्रे से ये होकर गुजरती है। सिपकिला दर्रा क्या है, तो सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा जो है, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पासेज हैं जो वहाँ स्थित है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ें। चलो अगला चलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलता है, तो इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा साथियों, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता देखा जाए तो इसी नदी की है। बहुत ही डेंसिटी इसका देखा जाएगा तो अत्यधिक डेंसिटी में ये जल धारण क्षमता रखती है अपनी। क्लियर है साथियों। अगला, जैसे कि मैंने बताया कहाँ से, तो ये चेमालिंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी। कहाँ से, आपका मानसरोवर झील के निकट से, और आगे की ओर बढ़ेगी, और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ देखोगे, नामचा बरवा श्रृंखला जो कि हिमालय की एक प्रमुख ऊंची चोटी है, यहाँ से जैसे ये टर्न लेगी तो यहाँ एक गार्ज बनाएगी, जिसे ही दिहांग गार्ज कहते हैं। और यहाँ से आपका सदिया तक के ये वाला क्षेत्र जो है आपका, सॉरी, ये पास में वाला क्षेत्र दिखेगा, इसे कहेंगे सादिया। सादिया से लेकर धुबरी, धुबरी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा धुबरी। धुबरी तक के ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। लेकिन गार्ज के पास से जब ये मुड़ती है, दिहांग गार्ज के पास से, तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी। क्या नाम है, दिहांग
नदी। और ये दो नाम देख लिया हमने इसका, एक सांगपो और जैसे भारत में प्रवेश करती है इसका नाम हो गया दिहांग। अब दिहांग के पास से जब ये असम में इस प्रकार से प्रवाहित होगी, आप लोगों के पास मैप होना अनिवार्य है, तो आपको ये रैंप घाटी में बहते हुए दिखेगी, मैदानी भागों में बहते हुए दिखेगी। और इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ असम का इसे मैदान मिल जाता है और ये क्षेत्र जो है यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। इस पूरे क्षेत्र में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीन नाम देख लिया ब्रह्मपुत्र नदी का हमने। सांगपो तिब्बत में कहते हैं, फिर इंडिया में आया तो सादिया बोलता हूँ, दिहांग, और फिर उसके बाद सादिया से धुबरी तक के वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही धुबरी से ये टर्न लेती है कहाँ? आपका बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। तो चार नाम इसका हमने जान लिया। पहला था सांगपो, दूसरा था आपका क्या? दिहांग, तीसरा क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र, और चौथा हो गया जमुना। और जमुना जो है वो आगे बढ़कर पद्मा से मिलती है। और पद्मा किसे कहा जाता है? जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कुछ दूर तक के इसे हम किस रूप में देखेंगे? इसे हम देखेंगे आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ देखिएगा, गौर से सुनिएगा इस कहानी को, कि जैसे कुछ दूर तक के जाएगी तो ये जो है पद्मा नदी कहलाएगी। और पद्मा या बराक या मेघना नदी जब एक साथ मिल जाते हैं तो आगे सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए ये पूरी तरह से मेघना के नाम से विसर्जित होता है। आप इस बात को गौर से समझिएगा। और जब साथियों ये एक रैंप वैली में बहते रहती है तो सदिया से लेकर धुबरी तक के वाले एरिया में, तो यहाँ ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है? गुम्फित जलमार्ग। गौर से सुनिएगा, सुनते हुए चलना है मेरे साथियों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी हमें करना है और फट से सारी चीज़ें क्विक रिवीजन फॉर्मेट में हम सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे। गुम्फित जलमार्ग बनाती है और आपको असम में एक जगह मिलेगा जो कि माजुली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम से प्रसिद्ध है? माजुली। माजुली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। और इसे ग्रीनिच बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। तो एक एक चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ एक नदी देखने को मिलेगी, सिक्किम से निकलेगी, जो जेमू ग्लेशियर से। कहाँ से? जेमू नाम की ग्लेशियर से निकलेगी, जिसका नाम है तीस्ता, और जाके ये बांग्लादेश में मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इसे याद रखिएगा कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। संकोश नदी जो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तिपकाई नदी, मानस, पथिमा आपका पुथी मारी नदी जो है आपका किसकी सहायक नदी है? तो आपका ये सहायक नदी हो जाएगी किसकी? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की। रंगा नदी, सुबनसिरी, दिहांग नदी, पासी नदी, पासी घाट मिलेगा वहाँ। और ये माजुली द्वीप है साथियों, याद रखिएगा। माजुली द्वीप को मैंने यहाँ बता दिया है, ये माजुली द्वीप स्थित है। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये आपको यहाँ माजुली द्वीप दिखाई देगा। और माजुली द्वीप को आप लोगों को याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। लोहित नदी हो गया। साथ ही साथ आपको जितनी भी प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ दिख रही हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओ माय गॉड, बोर्ड महोदय नाराज हो गए हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको जो है हमको हैंडल करना आता है। क्लियर? तो इसे मैं मिटाल देता हूं और एक बार फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि कहाँ से निकलेगी? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकली। इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सांगपो इसे तिब्बत में कहा जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ मिलेगा क्या? इसको अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका कौन सा पर्वत श्रृंखला बताया था? तो नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से ये मूर्ति है, यहाँ दिहांग आर्च बनाएगी और यहाँ से दिहांग नदी के रूप में जानी जाएगी। फिर दिहांग नदी जो है असम में जब रैंप घाटियों में बहेगी, कहाँ से कहाँ तक के? तो आपका सादिया से लेकर धुबरी तक के इस क्षेत्र में ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली द्वीप स्थित है। बहुत सारे नदी द्वीप हैं और ये नदी के द्वारा बनाए गए, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? नदी द्वीप कहा जाता है। रैंप घाटियों में धुबरी तक के ये बहेगी। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से तीस्ता नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। और जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो इसका नाम जमुना हो जाएगा, हमारी गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा। और पद्मा आगे बढ़कर बराक या मेघना नदी से मिलकर मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। क्लियर है? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों को आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी के द्वारा। अगर तिब्बत की बात करूं तो सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब भारत में पहली बार प्रवेश करती है आपका, कहाँ से? नामचा बरुआ के पास से, तो उसे दिहांग नदी कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम सुधार भी सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के साथ संयुक्त रूप से अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? तो मैप निकालो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपका कौन से नदी के साथ मिलेगा? तो ब्रह्मपुत्र। और हम ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे पद्मा, मानस, तीस्ता या बराक। तो याद रखिएगा पद्मा या गंगा नदी के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र दोनों मुख्य नदियों का नाम लिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला प्रेफरेंस रहेगा हमारा किसका? तो आपका कौन सा रहेगा प्रेफरेंस? तो गंगा नदी, या जिसे ही आपका पद्मा कहा जाता है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैं ऐसा बार बार इसलिए बोल रहा हूं मेरे साथियों कि आप लोगों को ये याद होते रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा कि बार बार जब हम किसी चीज को सुनते हैं, बार बार जब कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? बस जाता है, याद हो जाता है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने गुम्फित अफवाह के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से बताया गुम्फित अफवाह के नाम से के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करता है, जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है? तो असम में माजुली द्वीप स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। मेघालय में ये बहती नहीं है। मणिपुर से बराक नदी निकलती है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। क्लियर है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रवाहित होती है? देखो प्रश्न पूछ ही दिया। अरुणाचल प्रदेश में होती है, बिल्कुल होती है। असम में होती है, मेघालय में नहीं होती, त्रिपुरा में नहीं होती। आप तुरंत निकाल के अगर देखेंगे तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सी फॉर चॉकलेट। क्लियर है मेरे साथियों? आगे बढ़े। चॉकलेट खाते हो कि नहीं खाते हो आप लोग? सब खाते होगे, खाना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, उससे फैट लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ प्रश्न की ओर। इधर उधर की बातें होते रहती है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम करते भी रहेंगे। क्लियर है? कपिल इनमें से किसकी सहायक नदी है? कपिली। कपिली याद रखिएगा साथियों, ये भी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कपिली नदी। ठीक है, कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा एक मेन ट्रिब्यूटरी है, कोसी गंगा की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? कपिली नदी। भारतवर्ष की सबसे लांबी नदी, लांबी नहीं होगा मेरे साथियों, लंबी होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो लंबी नदी कौन सी है भारतवर्ष की सबसे? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोमती है। देखो साथियों, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी, तो भारतवर्ष मतलब भारत की बात करेंगे तो आपका 2525 किलोमीटर गंगा नदी। लेकिन अगर देखें कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है बोलता, तो 2900 किलोमीटर की लंबाई किसकी है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी की। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा गंगा नदी। क्लियर? आगे बढ़े। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? किस नाम से प्रवेश करती है मैदानी भाग में? तो आपका मैदानी भाग में प्रवेश करने के समय में इसे जो है दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, क्लियर करो, आगे बढ़ो। क्लियर है साथियों? रिवाइज करते जाओ फटाफट, पेपर सामने है। एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। और कंपटीशन कम्युनिटी का वादा है कि पढ़ाई रुकेगी नहीं। आगे बढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आप सफल होंगे तभी हम सफल होने वाले हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में किन के स्रोत बिंदु लगभग एक समान है? तो आओ देख लेते हैं। सिंधु, गंगा, गंगा सिंधु व्यास ताप्ती, सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो साथियों, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चॉकलेट। और याद रखिएगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मान सरोवर झील के पास से
निकलते हैं, लेकिन सिंगी खवान किसका है? तो सिंधु नदी का शेरमुख कहा जाता है जिसे। और ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मेरे साथियों। तो हर चीज में अपना रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ा के रखें। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो देखो, सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो अगर मैं बात करूं सतलज नदी का मुख्यतः ज़्यादा बड़ा नहीं है। गोदावरी का 1465 किलोमीटर, गंगा 2525, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है आपका देखोगे सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये तो मैंने लंबाई की बात करी, लेकिन मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा घनत्व और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की है, जो कि हमारे भारत में कुछ दूरी तक के घूमती है, ज़्यादा नहीं। क्लियर है? भारत में अगर बोलेगा कि असम सदिया से लेकर धुबरी तक के कितने किलोमीटर तक की ये रैंप घाटी में घूमती है? तो आपका 750 किलोमीटर। क्लियर है साथियों? आगे की ओर बढ़ें, आ जाइए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ओके, ठीक है। दिबांग है क्या? कमेंग है क्या? लोहित है क्या? ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों सही होगा, क्योंकि मुझे याद है दिबांग भी है, लोहित भी है और कमेंग भी है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायनासोर, मतलब तीनों जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। आगे की ओर बढ़ें। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? बताओ, फटाक से बताओ। ये वाला आंसर तो मेरे को देने की जरूरत नहीं है। दूं क्या इसका आंसर? ब्रह्मपुत्र तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो या सांपो कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो हमें ये पता ही है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह क्षेत्र है। कहाँ कहाँ क्षेत्र है? तो 3 देश बताया हूं। किसके बारे में? सिंधु। और 3 देश याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। पहला कहाँ जाएगा? चाइना, तो चाइना, फिर उसके बाद इंडिया मतलब इंडिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश, मतलब 3 देशों के साथ। तो देखो, सबसे पहले क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। 4 होगा तो उसमें होगा नहीं। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब कि एक देश और आएगा। अपवाह क्षेत्र मतलब कि और किस जगह से इसकी सहायक नदी आता है? तो गौर से देखें, बांग्लादेश से आता ही है, पश्चिम बंगाल से तीस्ता नदी आती है, भूटान से और नेपाल से। ये जो है गलत हो जाएगा। तिब्बत, बांग्लादेश, तिब्बत से सही है, बांग्लादेश सही है, भारत सही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सिक्किम। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम ये भी नहीं है। भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत, ये जो है सही होगा। ये प्रश्न कब का होगा? जब तिब्बत चीन में शामिल नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है साथियों, ये प्रश्न 2016-17 का ही है, लेकिन घुमा के ऐसा पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ये है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है क्या? यस, निकलती है। सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, राकास्ताल से सतलज, सिंधु सिंगी खाबन से और ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग से। उपयुक्त सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है वो आपका किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस और डिब्रू सिखोवा, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। महानदी, महानदी एक मुख्य प्रवाह नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी भी और कृष्णा भी। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम होता है, तो बताओ झेलम नदी कहाँ से निकलेगी? तिब्बत मानसरोवर झील से निकलेगी क्या? रोहतांग दर्रा से, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से? तो क्या था, पढ़ा था हमने कि आपका वेरीनाग जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है, जो कि इस प्रकार से मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखाना भी चाहूंगा, ताकि आप लोग अभी तक के ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़े हो। मैं झेलम नदी के पास लेके चलता हूँ। कहाँ है ये झेलम नदी? दिखी, वेरीनाग झील से निकलेगा, और जो है कन्हर नदी, किशनगंगा नदी और इनकी संयुक्त धारा आगे झेलम नदी के रूप में आगे बढ़ जाएगी। एक प्रश्न और पूछेगा कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है क्या? तो हाँ, ये बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चढ़े मेरे साथियों, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक होगा इनविजिबल, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है? सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? तो सिंधु नदी अपवाह भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये तीनों देश में विस्तारित है। डी फॉर डायनासोर। क्लियर है? आगे बढ़ें। डायनासोरस होता है, डायनासोर बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है? हिमालय में सिंधु नदी
उदाहरण है। एक अनुवर्ती अपवाह तंत्र, परवर्ती, अध्यारोपित या पूर्ववर्ती। बताया था एंटीसीडेंट रिवर, ये जो है गलत होगा, इसमें गलत है। तो एंटीसीडेंट जो है रिवर का जो है उदाहरण है। पूर्ववर्ती मतलब प्रीवियस नहीं होता है, एंटीसीडेंट रिवर होता है, आप उसको लिख लेंगे। क्लियर है। भारत में स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। पंचनद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? साबरमती है क्या? नहीं है। बाकी पंचनद में देखेंगे क्या है, तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब क्या है, आपके पंचनद के अंतर्गत आते हैं। और यही 5 आबों का शहर पंजाब बना है। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह है, कौन सी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, झेलम है, उसके बाद जो है आपका श्योक है, चिनाब है, कोसी नहीं है। सी फॉर आपका चॉकलेट इज द राइट आंसर। कोसी नदी सहायक किसकी है? तो वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक के ऊपर मतलब कि आपका सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में पढ़ा। अगला वीडियो हम गंगा नदी पे बनाएंगे, तो हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।